और क्या डिफरेंस इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर और एक एलएलपी के अंदर फ्यूचर में जाके गवर्नमेंट फंडिंग्स के लिए, सीड फंड्स के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, वो प्लेटफॉर्म कौन से हैं? एमएसएमई रजिस्टर्ड करवाना है, जीएसटी नंबर लेना है। एक स्टार्टअप को, एक फाउंडर को आइडियली किसके पास जाना चाहिए इसके लिए? हु कैन सपोर्ट अ लॉयर, अ सीएस और अ सीए? एक सीए साहब या एक लॉयर हैं या एक कंपनी सेक्रेटरी, इफ दे डोंट हैव द कंप्लीट इकोसिस्टम, वो हमारे लिए एक स्टार्टअप के लिए इट इज़ नॉट अ गुड वे टू अप्रोच। जब तक आपका अप टू 40 lakhs का रेवेन्यू नहीं है, आपको जीएसटी की ज़रूरत नहीं है। कितना सच है ये? तो फंडिंग इन्वेस्टमेंट चाहिए तो मुझे फ्रॉम द डे वन, जब मैं स्क्रैच पे खड़ा हूँ, बूट स्क्रैप पे खड़ा हूँ, तो फ्रॉम दैट पार्ट मेरे को अपने सारे कंप्लाइंस बिल्कुल अप टू द मार्क रखने। ये वो कौन सी लीगल मिस्टेक्स हैं जो यूजुअली एक फाउंडर इनिशियली कर जाता है? क्या कंपनी किसी एम्प्लॉय को इस वजह से टर्मिनेट कर सकती है विदाउट एनी नोटिस? Yes, he has the right to immediately terminate him. अप्रॉक्सीमेटली कितना एक्सपेंस आ जाता है इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के लिए? आपका जो एम्प्लॉय है वो किसी कॉम्पिटिटर कंपनी में ज्वाइन नहीं कर सकता है। सेम टाइम पीरियड हम सिर्फ उसको बाउंड डाउन कर सकते हैं। एक फाउंडर को आइडिया स्टेज से लेकर और इन्वेस्टर फंडिंग तक पहुंचने के लिए जो आइडियल लीगल और कंप्लायंस रोड मैप है वो एग्जैक्टली क्या है? प्री रेवेन्यू स्टेज पे भी है, बट स्टिल अगर फाउंडर में दम है, आइडिया में दम है, तो डेफिनेटली द इन्वेस्टमेंट विल बी देयर। तो बहुत बार ऐसा देखा है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को जब इन्वेस्टमेंट मिल जाती है राइट, तो पता चलता है कि फॉरेन ट्रिप्स हो रहे हैं, है ना, और गाड़ी नहीं आ गई है, तो उन सबको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? देन उसकी सेफ्टी के लिए एक टर्म होती है, एक बैंक अकाउंट होता है, उसको कहते हैं एस्क्रो अकाउंट। बस आइडिया अच्छा है, बट अगर कहीं ना कहीं उसका बेस वीक है तो योर फियर इज एब्सोल्युटली राइट, वो इन्वेस्टर कहीं ना कहीं उसको आउटराइट कर देगा। फाउंडर ये ध्यान रखना चाहिए कि फंड लगा कौन रहा है, क्या वो एक इन्वेस्टर है या एक फाइनेंसर है या एक ऐसी पोजीशन पे बैठा है जहाँ पे वो डोमिनेट कर सकते हैं। जो प्योर इन्वेस्टर्स होते हैं, दे विल नॉट ओनली गिव यू द मनी, दे विल आल्सो गिव यू द वैल्यू एडिशन। एक्चुअली फंड मिलता है गवर्नमेंट स्कीम से। सेकंड, कहाँ अप्रोच करना चाहिए? तो वो आपकी कंपनी को प्री इन्वेस्टमेंट रेडी करती है। किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन जब काउंट होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं, और क्या वैल्यूएशन सिर्फ टेंजिबल थिंग्स के लिए ही होता है या देयर आर सम इंटेंजिबल आइटम्स एज वेल जिनको काउंट करना चाहिए वैल्यूएशन? ऐसी गवर्नमेंट बॉडीज भी हैं जो किसी फाउंडर को सपोर्ट करती हैं टू क्रिएट देयर प्रोजेक्शन रिपोर्ट, टू क्रिएट देयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। कूल लगता है लोगों को अपने नाम के साथ फाउंडर लगाना। शार्क टैंक पे किसी को भी डील अनाउंस होती है तो क्या उसके बाद डायरेक्टली दे गेट द अमाउंट और देयर इज सम बैकसाइड स्क्रूटनी एज वेल आफ्टर दैट शो? तो ये मिथ भी बन गया कि अगर हम शार्क टैंक जैसे प्लेटफॉर्म पे आ गए और वहाँ पे हमें डील क्लोज हो गई, तो वहाँ पे फिर हमें वो चेक अगर मिल गया तो वो हमारे पास हो गया, देन वी गॉट द इन्वेस्टमेंट। नो। गौरव तनेजा जो कि रोजियर के फाउंडर हैं, ही अप्रोच टू शार्क टैंक एंड उस टाइम पर रिजेक्ट हो गई थी, उनकी इन्वेस्टमेंट्स नहीं मिली थी किसी भी शार्क से। But nowadays we can see that Aman Gupta is now the face and he is with the Rozier. And आजकल बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिक बता के सेल कर रही हैं। ठीक है, So it is the duty of the aggregator also to check the validation, make a agreement, then sell it. Otherwise, the aggregator is also responsible. मैंगो जूसेस Yes. आ रहे हैं इतने सारे हाँ, जिसमें बिल्कुल। एक्चुअली मैंगो है ही नहीं। मैंगो है। जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय स्टार्टअप स्टोरी। आज जिस टॉपिक के बारे में हम ये एपिसोड करने वाले हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हर स्टार्टअप फाउंडर के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए और बिजनेस ओनर के लिए। लेकिन उसकी याद उन्हें तब आती है जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है। हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट लॉ के बारे में, और इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हैं मिस्टर हितेश चोपड़ा, who is the founder of CCA Legal with more than 18 plus years of experience, and he is consultant to national and international very renowned organizations. तो आज उनसे डिस्कस करते हैं बिजनेस से रिलेटेड वो छोटे छोटे इंफॉर्मेशंस
जो किसी भी बिजनेस ओनर को माइंड में रखना ज़रूरी है। सो वेलकम हितेश जी, वेलकम टू माय स्टार्टअप स्टोरी। Thank you so very much, ma'am, for inviting me for the pleasant podcast and interview with you. थैंक यू सो मच। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एंड जो फर्स्ट क्वेश्चन किसी भी स्टार्टअप के लिए आता है, क्योंकि आज जो भी डिस्कशन हम करने वाले हैं वो स्टार्टअप के अराउंड ही करेंगे। तो एक स्टार्टअप के लिए जब वो बिज़नेस शुरू करता है तो पहला क्वेश्चन आता है कि वो किस सेगमेंट के अंडर अपनी कंपनी को रजिस्टर कराए, वेदर ही शुड गो विद प्रोप्राइटरशिप, एलएलपी और लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। राइट मैम, तो ये ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ख़ासकर कुछ जो फाउंडर्स होते हैं जब वो इनिशिएट करते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज भी होते हैं, क्योंकि हर एक सेगमेंट की, हर एक फॉर्म की कॉस्ट भी डिफ़र करती है। बट एज अ स्टार्टअप अगर आपका विजन है कि हमें इसको लॉन्ग टर्म तक एक लार्जर स्केल पे लेके जाना है, तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि या तो आप इसको एज अ एलएलपी कराइए रजिस्टर्ड, और या प्राइवेट लिमिटेड कराएं। दोनों सेम है, दोनों ही आरओसी में रजिस्टर्ड होती हैं, रजिस्टर ऑफ कंपनीज़ में। बट जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो एलएलपी में कम है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो एज फार एज द कॉस्ट इज़ कंसर्न, compliance is concerned, so it's better to have a LLP as a limited liability partnership registered. It will give a good impression, good aspects as and compliance also for the company. तो यू आर सेइंग कि और क्या डिफरेंस है मीन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर और एक एलएलपी के अंदर, क्या ऐसे कंप्लायंस डिफरेंस हैं? दोनों के अंदर ना कंप्लायंस डिफरेंस, पहली चीज़ तो सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही आरओसी रजिस्टर ऑफ कंपनीज में रजिस्टर्ड होती है। नाम जो आता है, जैसे लेट्स से कोई एबीसी है या एबीसी स्टार्टअप है, तो एबीसी एलएलपी आएगा या एबीसी प्राइवेट लिमिटेड आएगा। बट जो दोनों के कंप्लायंस है एज फार एज सेक्रेटरियल कंप्लायंस आर कंसर्न, एज फार एज फाइनेंशियल कंप्लायंस आर कंसर्न, वो काफ़ी वेरी करते हैं। एलएलपी के जो कंप्लायंस है एज़ पर कंपनीज एक्ट काफ़ी कम है, एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट भी काफ़ी रिड्यूस्ड है। बट जो प्राइवेट लिमिटेड के हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंप्लायंस है, कॉस्ट का भी इम्पैक्ट पड़ता है, और जो एडवांटेजेस मिलती हैं वो दोनों में मोर और लेस सेम है। एज़ फार एज आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ऑल द एडवांटेजेस आर सेम। एंड वंस वी टॉक अबाउट द इन्वेस्टर प्रोस्पेक्ट, तो ही इज़ ऑल्सो ओके फॉर एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है। अच्छा, आप किसी ने लेट्स सपोज स्टार्ट किया, बिजनेस शुरू किया है एंड उसके बाद गेट्स रजिस्टर्ड ईदर इन प्राइवेट लिमिटेड और इन एलएलपी, नेक्स्ट स्टेप में कहाँ पर और उनको रजिस्टर कराना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एमएसएमईज, कि क्या और ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो उनको फ्यूचर में जाके गवर्नमेंट फंडिंग्स के लिए, सीड फंड्स के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, वो प्लेटफॉर्म कौन से हैं? राइट। सो मैम, ये जो क्वेश्चन है ना, ये डिपेंड करता है द सेक्टर और द सेगमेंट इन विच दैट स्टार्टअप इज़ देयर। लेट्स से कि अगर वो किसी एफएमसीजी में है जिसमें कोई वो एक प्रोडक्ट बना रहा है, कॉफ़ी बीट्स बना रहा है, या कुछ ऐसी प्रोडक्ट बना रहा है, टी रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना रहा है, ठीक है, या घी बना रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या है कि एफएसएसआई आता है। तो ऐसे अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। बट इफ़ यू स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी, हर स्टार्टअप को उसके बाद अपना ट्रेडमार्क अप्लाई करना चाहिए। अगर कुछ वो टेक लेकर आ रहा है देन दे गो फॉर द पेटेंट, डिज़ाइन लेकर आ रहा है देन दे गो फॉर द कॉपीराइट। इनको कंसोलिडेटेडली हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि आईपीआर। एंड वंस इट इज़ बीन देयर, पैरेलली उसको एमएसएमई रजिस्टर्ड करवाना है, जीएसटी नंबर लेना है, एंड देन उसके बाद जिस भी वो स्पेसिफिक सेगमेंट में जाना चाहता है, हर स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए लाइसेंसेज अलग हैं। किसी में बीआईएस है, आईएसओ है, एंड देन स्किल इंडिया है, डीपीआईआईटी लाइसेंस लेना होता है। सो दे आर ऑल सेगमेंट वाइज लाइसेंसेस जहाँ पे उसको अप्लाई करना होता है। बट जो इनिशियली जो मैंने आपको बताया, आईपीआर, एमएसएमई, जीएसटी, डीपीआईआईटी, स्किल इंडिया रजिस्ट्रेशन, ये सब कॉमन है विच इज़ एप्लीकेबल टू एवरी स्टार्टअप। पोस्ट दैट इट इज़ ऑल सेक्टर स्पेसिफिक। ठीक है। अब जैसे आपने बताया कि जो भी रजिस्ट्रेशंस बीआईएस हो गया या जो भी रजिस्ट्रेशंस एमएसएमई के लिए रिक्वायर्ड हैं, एक स्टार्टअप को, एक फाउंडर को आइडियली किसके पास जाना चाहिए इसके लिए? हु कैन सपोर्ट अ लॉयर, अ सीएस और अ सीए? इट्स अ वेरी डायलेमेटिक क्वेश्चन। बट क्या है कि जो तीनों ही प्रोफेशनल्स हैं विच यू हैव आस्क्ड, अ लॉयर और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कंपनी सेक्रेटरी, ऑल आर रिस्पेक्टफुल प्रोफेशनल्स। और जिसके पास स्टार्टअप का अच्छा एक्सपोजर है,
because all these three segment professionals are advising the startups and all these three professionals are working in a complemented way to each other. कोई भी किसी से segmented अलग नहीं है. The thing is that कि जिस भी प्रोफेशनल के पास, जिस भी लॉ फर्म के पास या सीए फर्म के पास हैविंग अ एक्सपीरियंस टू कैटर द स्टार्टअप, सो दैट हैज़ टू बी देयर. क्योंकि किसी भी एक प्रोफेशनल के पास आप तभी जाएंगे वंस दे हैव ऑल द इकोसिस्टम अंडर वन अम्ब्रेला. अगर एक सीए साहब या एक लॉयर हैं या एक कंपनी सेक्रेटरी, इफ दे डोंट हैव द कंप्लीट इकोसिस्टम, वो हमारे लिए एक स्टार्टअप के लिए इट इज़ नॉट अ गुड वे टू अप्रोच. But if any professional is having all the ecosystem under one umbrella, that is a good way to approach by the startup. बिकॉज जनरली ये क्वेश्चन ना आता है और बहुत बार आता है कि जब आपने अपना बिजनेस नया शुरू किया है तो सीएस यूजुअली सजेस्ट करते हैं कि जब तक आपका अप टू 40 lakhs का रेवेन्यू नहीं है आपको जीएसटी की ज़रूरत नहीं है. कितना सच है ये, या करना चाहिए ऐसे या नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर एज फार एज लॉ की बात करेंगे तो ठीक है, बट अगेन ये है कि हम स्टार्टअप हैं और मेरे को विजन है कि मुझे आने वाले टाइम पे आई नीड द इन्वेस्टमेंट, आई नीड द फंडिंग. तो फंडिंग इन्वेस्टमेंट चाहिए तो मुझे फ्रॉम द डे वन, जब मैं स्क्रैच पे खड़ा हूँ, बूट स्क्रैप पे खड़ा हूँ, तो फ्रॉम दैट पार्ट मेरे को अपने सारे कंप्लाइंस बिल्कुल अप टू द मार्क रखने. अगर मेरे कंप्लाइंस के चेक बॉक्स पे टिक नहीं होगा देन इन्वेस्टर विल नॉट गेट एनी इंटरेस्ट. तो अगर मैं डे वन से ही कंप्लाइंसेस को बैक सीट पे रखूँगा तो कहीं ना कहीं जो मेरा विजन है वो डाइल्यूट हो जाएगा. क्योंकि जब मैं 2 साल बाद या 3 साल बाद इफ़ आई एम लुकिंग आउट फॉर फंडिंग, तो मैं 3 साल पीछे मैं कोई भी कंप्लाइंस को नहीं कर पाऊंगा. तो मुझे डे वन से ही मुझे उसको लेके रखना है. एंड योर क्वेश्चन इज़ राइट कि अगर 40 लाख की जीएसटी में मैं फॉल डाउन नहीं कर रहा, कंपाउंडिंग में नहीं आ रहा, still I can have the GST number. We can file a zero GST return also. There is also a provision into that, but my GST number is been there as far as my company's registration is been there. तो वो क्या सारी चीज़ें आपकी compliance based चलेंगी. It will help you as a startup. Okay, means अगर देखा जाए आइडियली जो इनिशियली आप थोड़ा बहुत फाइनेंसेस बचाने की कोशिश करते हो, लेटर ऑन वो आपको ज़्यादा कॉस्ट करता है. Yes, absolutely. और बल्कि वो ज़्यादा पिंच भी करता है आपको ना. Right. Okay. So, as you are experienced into corporate laws, तो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जब एक फाउंडर शुरू कर रहा है अपना बिजनेस, तो सबसे बड़ी वो कौन सी लीगल मिस्टेक्स हैं जो आपने भी अभी तक एक्सपीरियंस की होंगी जो यूजुअली एक फाउंडर इनिशियली कर जाता है? राइट, जो हमारा 18 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा है इनटू दिस लीगल फील्ड, कॉर्पोरेट एंड ट्रांजैक्शन एडवाइजरी, तो जो हमने ज़्यादातर फाइंड आउट करा है, जो फाउंडर्स है ना, इनिशियली वो बिज़नेस तो शुरू कर देते हैं, आइडिया उनके पास बहुत अच्छा होता है, बट जो बैकग्राउंड के अंदर सारा काम होता है, द लीगल कंप्लायंस एंड द एग्रीमेंट्स, क्योंकि वो ही किसी भी कंपनी का एक बेस बनता है, टुडे ऑल्सो टुमारो ऑल्सो. तो वहाँ पे वो लैक डाउन कर जाते हैं. वो एम्प्लॉयज़ को हायर कर लेते हैं, कंसल्टेंट्स हायर कर लेते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हायर कर लेते हैं, बट किसी के साथ भी प्रॉपर एग्रीमेंट्स नहीं करते. तो होता है क्या है कि वंस they are at the scratch, everybody's been there, they are giving the money, everyone is there, but the moment एक certain research complete होती है, एक certain stage पे वो आते हैं, then the people start moving out of the company. तो वहाँ पे he is having no choice but to again restart the thing. So thereby we are advising to all the founders, all the young generation, Gen Z people, कि आप अपने साथ एक लॉयर, एक एक्सपीरियंस लॉ फर्म को लेके चलिए एज फार एज यूर स्टार्टिंग योर बिजनेस, ताकि आपको डे वन से इन सब चीज़ों में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी हर्डल ना फेस करना पड़े. तो आई ऑल्सो रिक्वेस्ट टू न्यू फाउंडर्स कि जो इनिशियली आप थोड़ा बहुत फाइनेंस बचाने की कोशिश करते हो, लेटर ऑन वाइल यू प्लान टू गेट फंड्स फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, तो उस टाइम पे जो आपके लीगल कंप्लायंसेस टिक मार्क नहीं है, वो आपके लिए एक बड़ा, मैं कहूँगी, लॉस हो सकता है, क्योंकि आपका टाइम भी जा चुका है उतना सारा, और अब अगेन आपको सारी चीज़ें स्क्रैच से शुरू करनी पड़ेंगी. तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स. सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आजकल बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जॉब के साथ साइड बिजनेस या फ्रीलांसिंग करते हैं. राइट. ठीक है, तो लगता है कि भाई साइड बाय में अपना बिजनेस भी खड़ा कर लेते हैं साथ में. कॉर्पोरेट लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, एंड सेकेंड कि क्या कंपनी किसी एम्प्लॉय को इस वजह से टर्मिनेट कर सकती है विदाउट एनी नोटिस? हाँ, यस, के नाउ डेज ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग.
क्योंकि लोगों ने अपना एक माइंडसेट विजन वैसा करा हुआ है. बट एज फार एज द लॉ इज कंसर्न, तो वंस यू हैव बीन इन द कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, आपने वहाँ पे एक अपना एग्रीमेंट साइन करा है, ऑफर लेटर एक्सेप्ट करा है, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट HR बुकलेट साइन करिए, तो उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि वाइल यू आर इनटू दिस जॉब, तो आप इसके साथ पैरेलली कोई और जॉब बिजनेस नहीं कर सकते विदाउट टेकिंग द कंसेंट और द परमिशन ऑफ द एम्प्लॉयर. अगर आप वो कर रहे हो, इट मीन्स यू आर ब्रीचिंग द बेसिक कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट. द आंसर टू द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इज कि yes, as far as the employer get the information कि yes कि Mr. X has been doing the breach of contract, he's been employing somewhere else, or he's been doing the dual job, or he's been doing the freelancing or some business, yes, he has the right to immediately terminate him on the ground of that agreement, the disciplinary and the breach of agreement, because you are taking the salary, your time has been there, and during that time period you are giving the services to 2 or 3 different firms. So that is against the law and against that breach of the agreement. मतलब ये तो हो गया उस केस में जब ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. बट देयर आर कंपनीज जो ज़रूरी नहीं है स्टार्टअप्स हैं तो वो हर तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनाते ही हैं एम्प्लॉयज़ के साथ में. दे स्टार्ट लाइक दैट, राइट, कि रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉय को हायर किया, रख लिया, एंड बीच में एम्प्लॉय ने अपना काम शुरू कर दिया. उस केस में कंपनी के पास क्या राइट्स हैं? हाँ, अभी आपने जो कुछ देर पहले भी क्वेश्चन पूछा था ना, स्टार्टअप के अंदर बेसिक मिस्टेक एंड बेसिक थिंग्स, तो वो यहाँ पे फिर वो स्टार्टअप एक ट्रबल में आ जाते हैं, बिकॉज वंस यू हायर अ समवन, उसको आप एक एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी दे रहे हो, बट यू डोंट हैव एनी एग्रीमेंट और एनी कॉन्ट्रैक्ट. अब वो कुछ भी ब्रीच कर रहा है, तो वो आपका एक वर्बल कम्युनिकेशन था, वर्बल एक एडजस्टमेंट थी, तो वहाँ पे उस स्टार्टअप के लिए उस एम्प्लॉय को अकाउंटेबल ठहराना, उसको प्रूव करना इज़ वेरी डिफिकल्ट. एंड वहाँ पे होगा क्या कि देयर विल बी अ रिफ्ट, देयर विल बी अ कन्फ्लिक्ट, और उसका सबसे ज़्यादा डैमेज और लॉस होगा उस स्टार्टअप को, क्योंकि स्टार्टअप ने उस एम्प्लॉय को डेवलप करने के लिए एक एक्सपेंस करा होगा, उसको ट्रेन करा होगा, बट अब वो उसके लिए एक रिसोर्स बन रहा है, बट नाउ ही इज़ बीन डूइंग द ब्रीच, तो वो ट्रस्ट ब्रीच हो गया दोनों एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, देन एम्प्लॉयर विल नॉट कंटिन्यू. तो दैट इज़ वाई वी आर सेइंग कि एवरी स्टार्टअप must have the legal background before they will put forward. Alright. तो just for the startup point of view कि जो लोग इस पॉडकास्ट को अभी सुन रहे हैं, Right. अप्रॉक्सीमेटली कितना एक्सपेंस आ जाता है इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के लिए? किस ब्रैकेट में आता है? क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ इसी चीज़ से बचते हैं कि उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार पता नहीं कितना खर्चा आएगा, कितना एक्सपेंस आ जाएगा. हाउ मच एक्सपेंस इट कनकर्स की जब बनाते हैं एग्रीमेंट, और कितना वो बचा पा रहे हैं उसमें? अगेन क्या है ना, ये इट डिपेंड्स अपॉन द स्टार्टअप, इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोफेशनल्स. जितना ज़्यादा उसके पास एक्सपीरियंस है, जितना उसका बड़ा साइज़ है, या द कॉम्प्लेक्सिटी और द सिंप्लिसिटी विच द स्टार्टअप इज़ बिन रिक्वायर्ड, तो ये जो प्रोफेशनल फीस है, ये टेक्निकली उसी के ऊपर ही बेसिकली इसकी विंडो डिपेंड करती है. बट ऑनेस्टली इट इज़ नॉट बिन टर्म्ड एज एन एक्सपेंडिचर, हम इसको एक इन्वेस्टमेंट कहते हैं. क्योंकि आज अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट साइन करते हैं, आपने उस पर XYZ अमाउंट इन्वेस्ट करा, तो वो कल को आपको एक बहुत मेजर एक्सपेंसेस, मेजर लॉसेस से बचाएगा. सो दैट इज़ वाई हम इसको अपनी लैंग्वेज में एक्सपेंसेस नहीं कहते हैं, वी टर्म्ड इट एज एन इन्वेस्टमेंट विच सेव यू वंस देयर आर trouble against you. So it will not cost much to the startups. तो जस्ट फॉर द व्यूअर्स, क्या हम एक ब्रैकेट बता सकते हैं फॉर अ स्टार्टअप, नॉर्मल स्टार्टअप जो लेट्स सपोज फॉर एन एग्जांपल अगर कोई अपना डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ही शुरू कर रहा है, Right. ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, तो उस केस में कितना एक्सपेंडिचर अप्रोक्सीमेटली आ जाता है इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के लिए? इन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने में इफ यू कैन से द विंडो और द ब्रैकेट, तो एनीवेयर बिटवीन 25 to 40K के बीच में all these things can be catered at the initial stage once all the bases are there for the startups. और क्या ये डॉक्यूमेंट्स रेगुलर बेसिस पर अपडेट करने पड़ते हैं, और वंस इट इज डन इट इज फॉर द लाइफ टाइम? No, it is not basically for the lifetime. As soon as the size of the startup increases, the work is been increases, so their tendency, their complexity definitely has been changed. So it is not for the lifetime, but though ये जो इनिशियली एक एक्सपेंस, एक इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप करता है, उसमें उसको काफ़ी टाइम तक के लिए हेल्प मिल जाती है, बिकॉज द टेम्पलेट्स आर देयर, बेसिस आर देयर, ही कैन यूज़ इट, ही कैन मॉडिफाई इट,
But once the complexity has been raised, the size of the startup has been increased, definitely he need a permanent legal support. ऑलराइट। तो ज़्यादातर कंपनीज जो ऑफर लेटर में लिखती हैं वो यही लिखती हैं कि आपका जो एम्प्लॉय है वो किसी कॉम्पिटिटर कंपनी में ज्वाइन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो क्या ये एक नॉन कम्पीट क्लॉज इंडिया में लीगली एनफोर्सेबल है या सिर्फ एक डेटरेंट है? है क्या है, ये जो नॉन कम्पीट क्लॉज है ना, इसके लिए भी काफ़ी सारे इनके साथ बॉन्ड्स अगर साइन हम करवाते हैं फ्रॉम द एम्प्लॉयर, देन फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड हम सिर्फ उसको बाउंड डाउन कर सकते हैं। बट एज फार एज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न, इंडियन लीगल सिस्टम इज कंसर्न, तो देयर इज़ नो एज सच बाउंडिंग कि जहाँ पे आप आफ्टर लिविंग द वन जॉब यू कैन नॉट ज्वाइन योर कॉम्पिटिटर। ओनली थिंग यू हैव टू कैरी कि आप डाटा उसका नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। आपने ए कंपनी से छोड़ा, यू आर नाउ ज्वाइनिंग द बी कंपनी, फाइन, बोथ आर कॉम्पिटिटर, एग्रीड। बट फ्रॉम द ए कंपनीज उनका जो रोड मैप है, उनकी मार्केटिंग्स है, उनका डाटा है, दैट इज़ बिन इन्फ्रिजन्ड कि अगर आप वो वहाँ लेके जाओगे दैट इज़ इलीगल। आप एज इट इज़ जा रहे हो, यू आर स्टार्टिंग देयर एज एन फ्रेश, यू आर जस्ट कैरिंग योर एक्सपीरियंस, दैट इज़ फाइन। सो दैट इज़ वाई दैट नॉन कम्पीट क्लॉज इज बिन देयर। सो फंडिंग रेज करने का सपना हर स्टार्टअप का होता है। एक फाउंडर को आइडिया स्टेज से लेकर और इन्वेस्टर फंडिंग तक पहुंचने के लिए जो आइडियल लीगल और कंप्लायंस रोड मैप है वो एग्जैक्टली क्या है? तो इसका बेसिकली ना टाइम गैप या टाइम लाइन एज सच कुछ कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। कोई भी स्टार्टअप अगर उसके पास फाउंडर अच्छा है, उसका आइडिया अच्छा है और उसने इनिशियल हार्डवर्क उसमें कर लिया, उसने अपना इनसाइट भी उसमें पुटअप कर दिया, आईपीआरस भी उसने डेवलप कर ली, एक बेसिक इकोसिस्टम डेवलप कर लिया, एंड भले वो अभी प्री रेवेन्यू स्टेज पे भी है, बट स्टिल अगर फाउंडर में दम है, आइडिया में दम है, तो डेफिनेटली द इन्वेस्टमेंट विल बी देयर, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस कि उसके कंप्लायंस पार्ट सारे पूरे, उसने ट्रेडमार्क, एमएसएमई, कंपनी रजिस्ट्रेशन, उसका इक्विटी स्प्लिट है वो कंप्लीट है, कोई चार्जेस उसके वहाँ पे नहीं खड़े हुए, फाउंडर का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, एंड ऑल द लीगल कंप्लायंसेस आर देयर। ट्रेडमार्क या पेटेंट की बात करें, सो दैट इज़ लाइंग इन द नेम ऑफ द कंपनी, कोई भी किसी भी कोर्ट में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो वहाँ पे उसके पास फंडिंग के चांसेस और इंक्रीज हो जाते हैं। अब वो प्री रेवेन्यू से अगर पोस्ट रेवेन्यू पे आ जाता है, एंड प्लस द फाउंडर इज़ हैविंग अ गुड पोटेंशियल, गुड विजन, जहाँ पे अपनी वो ARR बता रहा है, यस कि आज अगर मेरी ARR 70 लाख है, आई कैन इंक्रीज इट टू 7 करोड़ पर मंथ, but I need X amount of funding to move forward into this direction, and they have the plan। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर तभी आएगा once you show him कि आज अगर आप 5 रुपीज़ सपोज इन्वेस्ट कर रहे हो, then how many times it will be increased in next 3 to 4 years, and what is your plan? If your founder, if the startup can satisfy the investor on these ground, then the investor is willing definitely to invest into that startup। ओके, सो अभी जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं तो बहुत बार ऐसा देखा है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को जब इन्वेस्टमेंट मिल जाती है राइट, तो पता चलता है कि फॉरेन ट्रिप्स हो रहे हैं, है ना, और गाड़ी नहीं आ गई है, तो उन सबको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? देखिए मैम, जो स्टार्टअप है, जो फाउंडर है ना, पहले तो उसको, बिकॉज दिस इज़ अनएथिकल, आप एक इन्वेस्टर का फंड ले रहे हैं जस्ट टू इंक्रीज योर कैपेबिलिटी टू मेकअप योर विजन ट्रू, लेकिन आपको जो है उसको मतलब इस तरीके से यूज़ नहीं करना चाहिए। बट स्टिल आई एग्री कि ऐसे कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं, तो उसको ट्रैक करने के लिए क्या है कि जब इन्वेस्टर के साथ आपका एक एग्रीमेंट होता है, तो जो कि इन्वेस्टर बनाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, SHA कहते हैं, उसके अंदर ही उस चीज़ को स्पेसिफाई करना चाहता है कि ये जो फंड है आप इसको कैसे कैसे कहाँ पे यूज़ करेंगे, एंड देन उसकी सेफ्टी के लिए एक टर्म होती है, एक बैंक अकाउंट होता है, उसको कहते हैं एस्क्रो अकाउंट। सो इन जनरली नाउ अ डेज जो इन्वेस्टर है एक एस्क्रो अकाउंट खुलवाता है विद द इन्वेस्टर, वेयर बाय द टर्म्स इज बिन देयर कि जो मैं आपको पैसा दे रहा हूँ ये वर्किंग कैपिटल में जाएगा, मूवेबल एसेट्स के लिए चाहिए, इमूवेबल में चाहिए, टेक को डेवलप करने के लिए चाहिए, मार्केटिंग के लिए चाहिए, सो दैट इन्वेस्टर हैज़ ऑल द रिकॉर्ड्स थ्रू दैट एस्क्रो अकाउंट कि हाउ हिज hard earned money which he invested in the startup is going on। एंड सेकेंडली
लेट्स सपोज अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इज इट पॉसिबल कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर है, इन्वेस्टर्स फ्यूचर में जाके फाउंडर को रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि हमने रिसेंटली देखा भी है कुछ राइट, केसेस में हाँ हुआ बिल्कुल। है ऐसा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए व्हाट शुड बी द अग्रीमेंट्स एंड अ फाउंडर शुड मेक इनिशियली? A founder should make initially, because this is a very valid and very good question. Every founder must be very well aware about it, क्योंकि जो इन्वेस्टर है we don't know कि उसका क्या माइंडसेट है, क्या टिकट साइज है। समटाइम्स फाउंडर के पास आइडिया अच्छा है, बट अगर कहीं ना कहीं उसका बेस वीक है, तो योर फियर इज़ एब्सोल्युटली राइट, वो इन्वेस्टर कहीं ना कहीं उसको आउटराइट कर देगा। तो उसको बचने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो होता है फाउंडर्स एग्रीमेंट। एवरी फाउंडर मस्ट एग्जीक्यूट द फाउंडर्स एग्रीमेंट विद द कंपनी, वेयर बाय ऑल दिस एग्जिट पॉलिसीज कैन बी मेंशन। Part 1. Part 2, once the investor is coming on board on that startup, so in that period, the shareholder agreement, SHA, which is a very elaborated agreement, it is running into more than 100 pages, having more than 70 clauses over it, whereby all these conditions relating to the exit of the founder, it is been mentioned. The founder cannot exit at his own also, because investors fund is also been required, his guarantee surety has been there. Vis-a-vis, investor also cannot oust the founder at his own free will. All these terms and condition can be categorically mentioned in that SHA, and that SHA should be designed and drafted in a well experienced manner to safeguard both the founder as well as the investor. कि समटाइम्स जो इन्वेस्टर्स हैं, इफ दे आर फ्रॉम सम हायर अथॉरिटी इनटू गवर्नेंस और समथिंग, एंड क्योंकि फाउंडर को तो ज़रूरत है पैसे की, ठीक है, Right. एंड उनको अपना बिजनेस ग्रो करना है, तो दे गो इनटू अग्रीमेंट्स और इन्वेस्टमेंट्स ले लेते हैं। Right. उस केस में पॉइंटर्स जो ध्यान रखने चाहिए एक फाउंडर को, इज इट अ गुड थिंग कि कोई एक हायर अथॉरिटी पर्सन आपको इन्वेस्ट करे आपके बिजनेस में, या ये एक ड्रॉबैक है? ठीक, अगेन मैम इट्स अ वेरी डायलेमेटिक क्वेश्चन, क्योंकि क्या होता है कि जो स्टार्टअप होता है उसको फंड तो चाहिए, और वहाँ पे क्या होता है जो फंड्स है बहुत लिक्विडेटिव होते हैं। तो वहाँ पे लेकिन हमें एज अ फाउंडर ये ध्यान रखना चाहिए कि फ़ंड लगा कौन रहा है, क्या वो एक इन्वेस्टर है, या एक फाइनेंसर है, या एक ऐसी पोजीशन पे बैठा है जहाँ पे वो डोमिनेट कर सकता है। अगर वो एक ऐसी पोजीशन पे बैठा है जहाँ पे हमें है कि वो हमें डोमिनेट कर सकता है इन द कमिंग फ्यूचर, तो इट इज़ माई एक्सपीरियंस एडवाइस कि हमें उसको अवॉइड करना चाहिए, कि वी शुड नॉट एक्सेप्ट दैट फंड, क्योंकि वो हमारे लिए वैल्यू एडिशन नहीं करेगा। ऑल्दो इन द फ्यूचर इट मे क्रिएट अ ट्रबल। एंड नंबर 2 इज़ द फाइनेंसर। अगर फाइनेंसर भी है तो उसके पास बिजनेस का एक्सपोजर नहीं है, तो वो तो सिर्फ आपको एक एज अ मनी लेंडर चल रहा है। तो इन स्पाइट ऑफ टेकिंग द मनी फ्रॉम अ प्राइवेट फाइनेंसर, you can go for the government schemes, you can go for the OD limits, MSME loans, and women loan, and other banking loans are available. And the third category, the pure investors. तो जो प्योर इन्वेस्टर्स होते हैं, दे विल नॉट ओनली गिव यू द मनी, दे विल ऑल्सो गिव यू द वैल्यू एडिशन। सो एज अ फाउंडर आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है और क्या सोर्स है, एंड द पर्सन हु इज़ इन्वेस्टिंग वो मेरे बिजनेस में क्या वैल्यू एडिशन लाएगा। मतलब जिसको हम हिंदी में लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कच्चा लालच, तो वी शुड अवॉइड दैट। क्योंकि पैसा आता है, अगर वो कई बार होता है कि आपके पास कैश में इन्वेस्टमेंट्स आने के चांसेस बनते हैं। अगेन दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली अनएथिकल, इलीगल। लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स, बी इट ईडी, पीएमएलए और द जीएसटी, दे विल बी आफ्टर यू। So as a investor, as a founder, you should 100% avoid all these channels. Take the money from a proper legal ethical channel. अभी आपने जैसे बोला कि अगर आपको इनिशियली इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, ठीक है, हो सकता है किसी के पास आइडिया बहुत अच्छा है एंड एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, बट Right. दे लेक विद द फंड्स। लेट्स सपोज देयर इज़ अ फीमेल जो इनके है अच्छी कैपेबिलिटी है, आइडिया लेवल अच्छा है,
बट अभी आपने बताया जैसे एमएसएमई लोन्स हैं, ओडी लिमिट्स हैं या गवर्नमेंट के प्लान्स हैं, बट एक्चुअली कितना फंड मिलता है? क्वेश्चन नंबर 1 कि क्या एक्चुअली फंड मिलता है गवर्नमेंट स्कीम से? राइट। सेकंड, कहाँ अप्रोच करना चाहिए? एंड थर्ड कि एलिजिबिलिटी, क्योंकि जैसे अभी मैं अपनी ही बात करूँ तो मैंने 2-3 जगह पे जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि हम अप्रोच तो कर रहे हैं सीड फंडिंग के लिए, बट उसके लिए दे आर आस्किंग फॉर 2 इयर्स 3 इयर्स का आपका आईटी एंड जो भी आपका बुक्स है वो सब चाहिए। तो जब बंदा शुरू कर रहा है एंड दे आर अप्रोचिंग फॉर द सीड फंडिंग, राइट। तो उस केस में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फिर कहाँ वो रिलेट भी कर रहा है कि सीड फंडिंग के लिए आपको 2-3 साल का आईटीआर चाहिए? राइट। तो मैम इस क्वेश्चंस के ना अलग अलग सेगमेंट्स हैं। तो लाइकवाइज जैसे फर्स्ट सेगमेंट है कि गवर्नमेंट स्कीम्स, सो यस कि देयर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स अवेलेबल एंड इट डिपेंड्स अपॉन द एलिजिबिलिटी कि आप किस सेक्टर के अंदर आ रहे हैं। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, तो वहाँ पे आपको इजीली लोन मिल जाता है। बट दो योर फियर इज़ एब्सोल्युटली राइट, अगर हम बैंकिंग नेटवर्क से जाते हैं तो उनको एक 2 to 3 इयर्स का आईटीआर का बेस चाहिए, उनको आपकी प्रोजेक्शंस अलग वे में चाहिए होती हैं। देयर आर लॉट ऑफ हैसल्स ऑल्सो, दैट इज़ वाई द इन्वेस्टर्स आर देयर। सीड इन्वेस्टर्स होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, वीसीज होते हैं, तो दे आर द पर्सन्स जो आपके उस आइडिया को स्केल अप करते हैं। अब आपके क्वेश्चन का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट था कि वेयर टू अप्रोच या होम टू अप्रोच, तो उसके लिए ही देयर आर लॉ फर्म्स, देयर आर ट्रांजैक्शनल एडवाइजरी फर्म्स, देयर आर सी एडवाइजरी फर्म्स, सीएस एडवाइजरी फर्म्स जो एक्सक्लूसिवली आपको इस चीज़ में असिस्ट करती हैं, वेयर बाय as a female entrepreneur you are there, so you are approaching them, you are sharing your details with them, you are sharing your vision with them, तो वो आपकी कंपनी को प्री इन्वेस्टमेंट रेडी करती है। होता क्या है कि आपका एक आइडिया है, यू आर अ फीमेल एंटरप्रेन्योर, अब आपने अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर लिया, बट इन्वेस्टर को जो चीज़ चाहिए वो आपको नहीं पता। सो दैट प्रोफेशनल who may be a chartered accountant, who may be a lawyer, who law firm और a company secretary, वो आपकी उस कंपनी को इन्वेस्टर फ्रेंडली करता है। तो इन्वेस्टर फ्रेंडली जब आपकी कंपनी हो जाती है, देन द इन्वेस्टर्स बेसिक क्वेश्चंस आर आंसर्ड इनटू दैट रिपोर्ट एंड देन द इन्वेस्टर इज रेडी टू इन्वेस्ट। तो आपको अपनी कंपनी को इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाना होता है, विच इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट, जो कि जनरली स्टार्टअप्स भूल जाते हैं। वो अपना एक पिच डेक तैयार करते हैं, AI इज़ देयर, दे आर मेक द पिच डेक फ्रॉम AI फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंस, बट उनकी कंपनी में और क्या क्या चीज़ें लैक्स होती हैं वो उसको कैटर नहीं करते। तो वेयर बाय द रोल ऑफ द प्रोफेशनल देयर हु मेक देयर कंपनी इन्वेस्टर फ्रेंडली सो दैट इट इज़ ईजी टू मैप द इन्वेस्टर। सो जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं एंड किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन जब काउंट होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं, और क्या वैल्यूएशन सिर्फ टेंजिबल थिंग्स के लिए ही होता है या देयर आर सम इंटेंजिबल आइटम्स एज वेल जिनको काउंट करना चाहिए वैल्यूएशन में? राइट मैम। सो अगेन फॉर अ स्टार्टअप और फॉर द फंडिंग ना, तो दिस वैल्यूएशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिलर, क्योंकि अगर हमारी वैल्यूएशन रॉन्ग फैक्टर्स के ऊपर हो जाएगी, अगेन यू विल नॉट गेट द प्रॉपर इन्वेस्टर और आपकी एक्सपेक्टेशन भी रॉन्ग साइड पे चले जाएंगे। सो वेयर बाय द रोल ऑफ द वैल्यूअर इज बिन देयर, विच इज़ हु इज़ नोन एज द रजिस्टर्ड वैल्यू, रजिस्टर्ड विद द IBBI, जो आपकी इस वैल्यूएशन को करता है इन कोलेबरेशन विद द CA प्लस अ लॉयर। तो वहाँ पे आपके जो फैक्टर्स होते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द सेक्टर इन विच यू आर ऑपरेटिंग। लाइकवाइज अगर आप क्लोथिंग के अंदर है, FMCG में है, डिजिटल मार्केटिंग में है, D2C ब्रांड के अंदर है, या आप क्विक कॉमर्स के अंदर है, तो इन सारी इंडस्ट्रीज़ के फैक्टर्स अलग अलग हैं। बट जो कुछ बेसिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि फाउंडर प्रोफाइल, आपकी प्रेजेंट जो है, आपकी जो रेवेन्यू है वो, आपकी जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है वो, आपकी प्रोजेक्शंस एंड उन प्रोजेक्शंस के पीछे का एक प्लान, एक रोड मैप, जो आपके पास अभी प्रेजेंट परचेज ऑर्डर्स हैं या कुछ गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं या कुछ ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी आ रही है जहाँ पे आपके इस इंडस्ट्री स्पेसिफिक को वो अडॉप्ट कर लेंगे। जैसे आजकल सोलर काफ़ी चल रहा है, AI इंडस्ट्री काफ़ी चल रही है,
ठीक है, बायोडिग्रेडेबल काफ़ी चल रहा है, तो इस तरफ लोग चल रहे हैं। प्लस आज की डेट में ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के ऊपर, एफएमसीजी के ऊपर पीपल आर वर्किंग लाइक एनीथिंग, लोग अवेयर हैं, तो वहाँ पे वैल्यूएशंस के क्राइटेरिया सबके सेपरेट हो जाते हैं, बट दैट शुड बी रियलिस्टिक। अगर हम उसको बिल्कुल ऑन एयर लेके चलेंगे, इट विल गिव द रॉन्ग इमेज टू द इन्वेस्टर, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन टू द इन्वेस्टर, तो जहाँ पे उसका कोई वो बेस नहीं होगा। प्लस हर इंडस्ट्री का एक जो पीई होता है वो एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है, जो आपका प्रॉफिट होता है उसी के हिसाब से उस पीई को मल्टीप्लायर लगाते हैं, एंड देन द वैल्यूएशन इज बीन अराइव्ड। ओके, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें अलग अलग फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आपने बताया कि देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अगर किसी को वैल्यूएशन कराना है या फंड्स के रिलेटेड कनेक्ट करना है तो वो आप जैसे बताएंगे किसी को एज ए प्रोफेशनल कि क्या ऑप्शंस हो सकते हैं फंडिंग्स के लिए, राइट? तो क्या कोई ऐसी गवर्नमेंट बॉडीज़ भी हैं जो किसी फाउंडर को सपोर्ट करती हैं टू क्रिएट देयर प्रोजेक्शन रिपोर्ट, टू क्रिएट देयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो सब के लिए क्या गवर्नमेंट ने अलॉट किया है ऑर्गेनाइजेशन? नहीं, एज फार एज दिस वैल्यूएशन इज बिन रिपोर्ट, तो जो वैल्यूअर का सर्टिफिकेट होता है वो IBBI विच इज़ अ गवर्नमेंट बॉडी देती है। उसमें क्वालिफाइड पर्सन्स होते हैं, दे गॉट द लेसन्स, और जो वैल्यूएशन रिपोर्ट बनती है वो प्राइवेट पर्सन्स ही होते हैं जो वैल्यूएशन बनाते हैं। दो देयर आर गवर्नमेंट बॉडीज़ जैसे स्किल इंडिया है, तो वहाँ पे वो आपको असिस्ट करते हैं कि यस के दीज आर द वेज, उनके पोर्टल्स बने हुए हैं, स्टार्टअप इंडिया के पोर्टल्स बने हुए हैं, वेयर बाय यू कैन गो एंड चेक कि ये चेकलिस्ट हैं ऐसे हैं, और उनके पास कुछ ऐसे लोग कनेक्टेड हैं जो आपको एडुकेट करते हैं, ठीक है, जो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी भी देते हैं, जो आपको स्टार्टअप लिटरेसी भी देते हैं। दे आर पीपल, they are not charging anything much, but they are giving you the education also, so that you can connect with the right segment of people. Okay, this setup is available offline Yes, as well. online also, offline Okay. also, yes. ऑलराइट, तो अभी बहुत सारे जब से ये स्टार्टअप्स आया है इंडिया के अंदर, Right. एक नया टर्म है स्टार्टअप, Hmm. एंड आजकल लोग जैसे पहले लिंक्डइन पर जाता था दैट स्टार्टिंग विद अ न्यू पोजीशन, तो बहुत कूल लगता है लोगों को अपने नाम के साथ फाउंडर लगाना आज Right. की डेट में, है ना? और जब से ये स्टार्टअप्स आए हैं तब से इन्वेस्टमेंट्स भी लोगों को समझ में आने लगा है, Right. एंड उसके साथ कुछ प्लेटफॉर्म्स भी आए हैं लाइक शार्क टैंक इंडिया। तो जब शार्क टैंक पे किसी को भी डील अनाउंस होती है तो क्या उसके बाद डायरेक्टली दे गेट द अमाउंट और देयर इज सम बैक साइड स्क्रूटनी एज वेल Hmm. आफ्टर दैट शो? Hmm. व्हाट इज द रियल साइड ऑफ इट? इट्स अ रियली वेरी वंडरफुल क्वेश्चन, क्योंकि ये काफ़ी लोगों को ये मिथ भी बन गया कि अगर हम शार्क टैंक जैसे प्लेटफॉर्म पे आ गए और वहाँ पे हमें डील क्लोज हो गई, तो वहाँ पे फिर हमें वो चेक अगर मिल गया तो वो हमारे पास हो गया, देन वी गॉट द इन्वेस्टमेंट। नो, दैट इज़ बेसिकली अ सिंबॉलिक इन्वेस्टमेंट होती है। वहाँ पे आपके कंसेंट फॉर्म साइन कराए जाते हैं, देयर आर प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस। अगर आप मैक्सिमम शार्क टैंक्स के या ऐसे प्लेटफॉर्म्स के एपिसोड देखेंगे तो वो रेपिटेटिवली बोलते हैं कि जो भी IPR, जो भी प्रोजेक्शन, जो भी वैल्यूएशंस आप क्लेम कर रहे हैं, तो आवर टीम विल डू द ड्यू डिलिजेंस। तो पोस्ट दैट डील, जब आपके पास उनकी कंपनी का शार्क टैंक्स में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, वो उनकी टीम आपकी टीम को अप्रोच करती है जिसको इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वेयर बाय दे विल आस्क अबाउट ऑल ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट। आपकी वहाँ पे प्रॉपर स्क्रूटनी होती है, फॉरेंसिक होता है, फाइनेंशियल, लीगल ड्यू डिलिजेंस, सेक्रेटरियल, सारे पार्ट्स होते हैं, IPR, टेंजिबल, इनटेंजिबल, हर तरीके से वैल्यूएशन होती है। जो क्लेम्स उस फाउंडर ने उस प्लेटफॉर्म पे करे थे, अगर वो दोनों मैच हो जाते तो ऑब्वियसली है कि वहाँ पे वो डील क्लोज्ड है। अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा एज पर द कंसेंट फॉर्म, देन दे विल नॉट इन्वेस्ट। लेट्स से कि एक जो है फाउंडर आता है, वो वहाँ पे एक अच्छी पिच देता है, अच्छी चीज़ें दिखाता है, बट वहाँ पे एक प्रोजेक्शंस भी दिखा देता है कि यस के डाउन द लाइन मेरी 300 CR की सेल होगी, बट जब उसकी स्क्रूटनी होती है तो पता चलता है कि यस इसका IPR रजिस्टर्ड नहीं है, इसके ऊपर और फर्दर क्लेम्स चल रहे हैं, तो वहाँ पे फिर वो इन्वेस्टमेंट बैकआउट हो जाती है। क्योंकि अगर कोई भी इन्वेस्टर ऐसे इन्वेस्ट कर देगा तो उसको बहुत मेजर लॉस हो सकता है, जो अभी रिसेंटली अभी एक जो है आपका मिनरल वाटर कंपनी के केस में हुआ, वेयर बाय द
two sharks have invested without naming the sharks and the company, but वो company को जब investment मिली and post that investment the credited into the account of the founder company, but वहाँ पे एक हाई कोर्ट का मैटर पेंडिंग था, उस हाई कोर्ट के मैटर की वजह से their investment got stuck up, their business got stuck up, तो वो जो whole investment थी that got into the loop. तो every investor also have to be very sure about the credential. तो शार्क टैंक या ऐसे प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट कमिटेड हो जाती है सब्जेक्ट टू द क्लियरेंस ऑफ फॉरेंसिक, सेक्रेटरियल, लीगल ड्यू डिलिजेंस, आईपीआर एंड अदर पार्ट्स. एंड इट हैपेंस वाइस वर्सा ऑल्सो, जैसे कि हमने अभी रिसेंटली देखा था कि गौरव तनेजा जो कि रोजियर के फाउंडर हैं, ही अप्रोच टू शार्क टैंक एंड उस टाइम पर रिजेक्ट हो गई थी, उनकी इन्वेस्टमेंट्स नहीं मिली थी किसी भी शार्क से. बट नाउ डेज वी कैन सी दैट अमन गुप्ता इज नाउ द फेस एंड ही इज विद द रोजियर. Right? It happens. Yes, it also happens because there are different phases of the founder or the startup. So the time once Mr. Taneja has approached at the Shark Tank, the stage was different. But now once the deal was closed in this 2026 itself, the phase of the Rosier is altogether changed. The ARR on which they have been operating, the products they have been operating, everything has been changed. Mr. Taneja has put lot of hard work along with other founders also, like Mr. Ankur Tyagi, Mr. Sumit was there. So all the ecosystem has been built up, all the 3 persons are there, their legal finance team has been there, and then they again approach Mr. Aman Gupta, and then all these things happen, and now Mr. Gupta got the interest, and that's why this deal happened, and Mr. Aman Gupta is now the happy investor into this Rosier group. Definitely. As per your experience, which is the biggest legal mistake जो startups during the funding या investment future investment IPO जर्नी में करते हैं अभी तक? As per your experience, what are those major mistakes they do in their IPO journey? इन IPO जर्नी की बात करें तो IPO जर्नी इट्स अ वेरी बिग एंड लॉन्ग माइलस्टोन्स. जैसे IPO को भी हम SME IPOs भी कहते हैं, मेन बोर्ड IPO भी कहते हैं. तो अगर एक स्टार्टअप के लिए फर्स्ट स्टेप बेसिकली उसके लिए SME IPO होता है. तो एज आई अर्लियर सेड इन द डिस्कशन विद यू कि अगर उसके कंप्लायंस पार्ट पूरे हैं, लीगल पार्ट पूरा है, फॉरेंसिक कंप्लीट है, तो उसको IPO के अंदर चैलेंजेस कम आएंगे SME IPO में, क्योंकि जो मर्चेंट बैंकर है या इन्वेस्टमेंट बैंकर है वो उसको ईजिली कैटर कर लेगा क्योंकि उसके कंप्लायंस पार्ट सारा पूरा है. एंड द थिंग फ्रॉम विच ही हैज़ टू बी केयरफुल कि जब वो मर्चेंट बैंकर चूज़ कर रहा है तो ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल कि वो एक रिलायबल मर्चेंट बैंकर को चूज़ करे, इन्वेस्टमेंट बैंकर को चूज़ करे, और वहाँ तक पहुँचने के लिए एक इन्वेस्टर एक प्रोफेशनल टीम उसको चाहिए होती है. तो वो प्रोफेशनल टीम को ऑप्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो एक प्रोफेशनल टीम अच्छी ऑप्ट करता है तो वो ट्रांजैक्शन एडवाइजरी इसको हम लोग टेक्निकली कहते हैं फॉर द होल प्रोसेस फ्रॉम द प्री IPO टिल द फाइलिंग ऑफ DRHP एंड देन द रिंगिंग बेल सेरेमनी. दिस इज़ ऑल इज़ द ट्रांजैक्शन एडवाइजरी. इसको हम कहते हैं, लिस्टिंग कहते हैं, IPO कहते हैं. तो वहाँ पे उसको एक प्रोफेशनल फर्म चूज़ करनी पड़ती है एंड देन उसको एक मर्चेंट बैंकर चूज़ करना पड़ता है एंड देन द प्री IPO इन्वेस्टमेंट इज़ बिन देयर एंड थ्रू दैट all things happen, and all these things should be 100% documented with the proper experienced law firm. Okay. अगर वो एक proper law firm के साथ चल के everything is to be documented तो उसको किसी भी स्टेज में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना प्री IPO में ना पोस्ट लिस्टिंग में. एवरीथिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. ओके, सो IPO तक जाने के चांसेस किस इंडस्ट्री के ज़्यादा होते हैं कंपेयरिंग बिटवीन ई-कॉमर्स प्रोडक्ट बेस्ड या सर्विस बेस्ड? ई-कॉमर्स, प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड, वैसे तो तीनों ही इंडस्ट्रीज अपने आप में काफ़ी वाइड रेंज रखती हैं, बट इफ़ आई हैव टू चूज़ वन इंडस्ट्री या प्रायोरिटी वाइज करना हो तो जो आज की डेट में अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के अंदर हैं तो इंडिया के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफ़ी अभी बूस्टअप करा है इन डिफरेंट वेज. तो आज की डेट में अगर हम मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, भले वो FMCG में हो, भले वो गारमेंट्स में हो, AI हो, सोलर हो, इट मे बी एनीथिंग, तो प्रोडक्ट इंडस्ट्री के अंदर आज की डेट में सबसे हायर प्रायोरिटी पे जा रहे हैं एज फार एज द IPO इज़ कंसर्न. एंड कमिंग टू द नेक्स्ट कि सर्विस या ई-कॉमर्स, तो सर्विस और ई-कॉमर्स में हमें ये देखना होता है क्योंकि दोनों में डिफरेंस बहुत है.
ई कॉमर्स में बेसिकली जो फाउंडर होता है वो एज एन एग्रीगेटर है, ही इज़ नॉट बेसिकली डूइंग एनीथिंग एट हिज ओन, वो एक एग्रीगेटर है, लोगों से सामान ले रहा है, ऑनबोर्ड कर रहा है, बेच रहा है, अपना मार्जिन कमा रहा है। अब सर्विस में भी देयर आर डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज, जैसे अभी जो है कुछ कंपनीज हैं, दे आर इनटू मैन पावर मैनेजमेंट एंड दे आर रियली डूइंग वंडरफुल, आई विल नॉट डिस्क्लोज द नेम, यू अंडरस्टैंड दैट। तो दे आर ऑल्सो आइंग फॉर द IPO बेस्ड आउट इन मुंबई। तो अब वहाँ पे क्या है, देयर निश एरिया इज वेरी डिफरेंट, सो सर्विस सेगमेंट अपने आप में इट्स अ वाइड रेंज, बट एज फार एज द number one has been concerned, so as per my experience, if you are a manufacturer of any product, that is having a very high proposition of getting the SME or main board IPO. All right, but we have seen the IPOs for Nykaa as well, who That's works what as an I'm. aggregator. Yes, that's what I'm saying. No, likewise, Oyo has been there. These companies are there. They are aggregator. But as far as three categories are been there, no. So for the three categories, if you want to say, so the chances of getting higher amount of investment is this, because Nykaa is there, Mamaearth is there, other companies are there who are into pipeline, but things are there ke the priority for which the investor is been looking out, no. So in that case, So they there are are, majorly looking for manufacturing yes, they are segments. primarily looking out for the manufacturing because there are stakes are little bit safer. Okay. Okay. आजकल AI is booming like anything. उस केस में लेट्स सपोज अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग टीम AI को यूज करती है एंड AI क्रिएट सम स्टफ जिसमें वो किसी बिग ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को या उनके डिज़ाइन को, कॉपीराइटेड डिज़ाइन को मिमिक करके मिलता जुलता मटेरियल अगर बना देता है एंड टीम उसको पोस्ट भी कर देती है, ठीक है, पब्लिश भी कर देती है, उस केस में लीगल लायबिलिटी किसकी है? राइट मैम, और ये आज की डेट में काफ़ी हो भी रहा है, इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। और ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर गवर्नमेंट भी कुछ रूल्स लेकर आएगी सो दैट ऑल दिस थिंग्स कैन बी प्रिवेंटेड। जैसे अभी डाटा को लेके DPDP एक्ट इज बीन देयर, तो जहाँ पे डाटा प्रिवेसी को सेव करा जा रहा है, कोई भी ऐसा डाटा AI पिक कर रही है या मैनुअली पिक हो रहा है या मिस यूज़ हो रहा है, तो DPDP एक्ट इज बीन देयर एंड लॉट ऑफ कंपनीज आर इन्वेस्टिंग good amount of money on implicating DPDP Act into their organizations, because this is now the talk of the town. DPDP Act has been there. As far as the AI is concerned, your problem has been there. So though अगर वो AI कुछ ऐसा pick करता है तो 100% the company who has posted these things, they are liable for the damages to the company जिनकी image उन्होंने pick करी है. This is a clear cut infringement of the intellectual property ऑफ द कंपनी, जिसका लोगो या कुछ मॉडल या डिज़ाइन उन्होंने पिक करा, भले AI ने पिक करा, बट इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द कंपनी हु इज़ ऑपरेटिंग द AI. इट इज़ नॉट द ड्यूटी ऑफ द पर्सन और द कंपनी हु हैज़ क्रिएटेड द लोगो ओरिजिनली, इट इज़ द ड्यूटी. अगर ये करेंगे तो लीगली दे आर लाइबल फॉर द इन्फ्रिंजमेंट फॉर द कंपनसेशन टू द अदर कंपनी. ऑलराइट. ई कॉमर्स के केस में बहुत सारी कंपनीज हैं जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस की साइट्स पर जाके एंड वहाँ से टर्म्स एंड कंडीशंस, प्राइवेसी पॉलिसीज़ कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे डाल लेते हैं इजी, सो दैट उनका कंटेंट राइटर का कॉस्ट सेव हो सके. तो उस केस में क्या ये लीगली सेफ है, या वो कुछ अगर मॉडिफाई करके डाल लें तो इज इट ओके, या देयर इज सम पर्टिकुलर रूल फॉर ई कॉमर्स, स्पेशली लीगल मेट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या फॉलो करना चाहिए उनको? हाँ मैम, ये काफ़ी होता है, खासकर जो स्टार्टअप्स बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करते हैं ना, तो जनरली टू सेव देयर कॉस्ट वो प्राइवेट पॉलिसीज, डिस्क्लेमर्स वहाँ से ले लेते हैं, या आज की डेट में वो AI को भी कहते हैं डिज़ाइन कर दे. बट अभी जैसे हमने देखा भी है कि मीटा ने काफ़ी सारे अकाउंट्स ब्लॉक करे, वेबसाइट्स को ब्लॉक करा, तो लीगली ये गलत है, क्योंकि आप अल्टीमेटली किसी की प्रोप्राइटरी आइटम को आप कॉपी कर रहे हो, दैट इज़ बीन कवर्ड अंडर द कॉपीराइट. आप हर वेबसाइट में देखेंगे नीचे एक C के लोगों के साथ सर्कल में होता है, दैट इज़ अ कॉपीराइट रिजर्व्ड विद सो एंड सो कंपनी. तो आप किसी की भी प्रोप्राइटरी आइटम को अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो लीगली गलत है, एथिकली गलत है. फिर उन्होंने जो अपनी पॉलिसीज डिज़ाइन करी थी वो तो अपने विजन के हिसाब से बनाई थी. अब आपका विजन अलग होगा, अगर आप उसको पूरा ही कॉपी पेस्ट कर लोगे तो आपकी आज तो कॉस्ट बच गई, बट फ्यूचर के लिए इट विल बी अ ट्रबल फॉर यू.
आप किसी भी एक लीगल केस में आ सकते हैं, तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप प्रॉपर एक प्रोफेशनल लॉ फर्म को हायर करके देन गेट ऑल योर पॉलिसीज डॉक्यूमेंटेड एंड ड्राफ्टेड। एंड आजकल बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिक बता के सेल कर रही हैं, Right. ठीक है, नेचुरल, ऑर्गेनिक, हर्बल, यही बता के सेल कर रही हैं। तो अगर क्लेम्स मिसलीडिंग निकलते हैं, और जो कि हो भी रहा है, बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो प्राइवेट यूट्यूब अकाउंट्स हैं। अभी रिसेंटली आई एम सीइंग फार्मर करके कोई अकाउंट है, एंड उन्होंने भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स की रियलिटी को दिखाया है। तो अगर वो क्लेम्स फॉल्स निकलते हैं और फाउंडर्स के खिलाफ जाती हैं चीज़ें, तो मतलब क्या केस, क्या एक्शन उनके अगेंस्ट हो सकता है उस केस में? देखिए मैम, इसमें दो चीज़ें हैं। पहला तो ये है कि क्या वो फाउंडर डायरेक्टली सेल कर रहा है अपना ही प्रोडक्ट बना के, और वो फॉल्स क्लेम में जा रहा है, ठीक है। लेट्स से कि उसने एक ऑर्गेनिक जो है आपको एक पीनट बटर वहाँ पे बताया कि यार इट्स ऑर्गेनिक है और इसमें ये ऑयल ऐसे पीनट का है, बट अगर उसकी टेस्टिंग होती है और वो वहाँ पे फॉल डाउन नहीं होता, तो जो कंपनी है, फाउंडर है, दे आर लीगली लायबल कि उन्होंने वो एफएसएसआई का लाइसेंस के टाइम पे भी झूठ बोला, रिपोर्ट्स को अपना जो है वहाँ पे उन्होंने मैनिपुलेट करा, सो दे आर लीगली लायबल। एंड कमिंग टू द सेकंड पार्ट, जहाँ पे एक एग्रीगेटर है, जहाँ पे वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो एक एग्रीगेटर है, एक अपना लेट्स से जैसे एक क्विक कॉमर्स ब्रांड है सेलर स्ट्रीट, अगर वहाँ पे अगर कुछ ऐसी चीज़ आ रही है तो इट्स द ड्यूटी ऑफ द दैट क्विक कॉमर्स के वो उनके क्लेम को, सर्टिफिकेट को वेरीफाई करें। प्लस जो वो क्विक कॉमर्स है उनके पास भी अपने एक फॉर्म्स होते हैं जहाँ पे जो उनकी लीगल टीम तैयार करती है और वो उस वेंडर से साइन करवाते हैं, वेयर बाय ऑल द डिस्क्लेमर्स आर देयर कि ये जो प्रोडक्ट है ये ऑर्गेनिक है, लेबोरेटरी टेस्टेड है, जो भी सर्टिफिकेट आप इसके साथ दे रहे हैं ये सब वैलिड है, मैनिपुलेटेड नहीं है। एंड स्टिल अगर कोई वो प्रोडक्ट अगर अनऑर्गेनिक निकलता है या जो उस पर क्लेम दिया हुआ है वो उस पर फॉल डाउन नहीं करता, तो वो एग्रीगेटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाएगा। देन दैट कंपनी, दो ओरिजिनल फाउंडर वेंडर इज रिस्पॉन्सिबल, बट उसके लिए एग्रीगेटर के पास लीगली सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, अदरवाइज एग्रीगेटर विल ऑल्सो बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल कि आपने अपनी फर्स्ट हैंड ड्यू डिलिजेंस नहीं करी, बिकॉज द कस्टमर इज बिलीविंग ऑन योर फेस, ऑन योर मार्केटिंग स्किल्स एंड यू आर मिसलीडिंग द कंपनी, तो वहाँ पे आप भी रिस्पॉन्सिबल हो। तो वहाँ पे आपको क्लेम को वेरीफाई करना पड़ता है। और इसका भी रिसेंटली अभी एक एग्जांपल हुआ जो पास्ट में भी हुआ था, जहाँ पे कुछ क्रिकेटर सेलिब्रिटीज थे जिन्होंने एक प्रोडक्ट को एंडोर्स करा विदाउट नोइंग द रियलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो वहाँ पे फिर उनको भी एक नोटिस आया कि हैव यू चेक्ड अबाउट ऑल दिस वैलिडेशन फॉर विच यू आर एंडोर्सिंग, बिकॉज पीपल आर बिलीविंग ऑन योर फेस। तो वहाँ पे भी वो रॉन्ग फुट में फॉल हुआ। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द एग्रीगेटर ऑल्सो to check the validation, make a agreement, then sell it. Otherwise, the aggregator is also responsible. Of course, क्योंकि इतने सालों से तो हम देखते ही आ रहे हैं कितने सारे सेलिब्रिटीज एंडोर्स कर रहे हैं कितने सारे प्रोडक्ट्स को। आई विल नॉट टेक द नेम्स ऑफ द जूसेस, मैंगो जूसेस आ रहे हैं इतने सारे जिसमें एक्चुअली मैंगो है ही नहीं। मैंगो है ही नहीं, एब्सोल्युटली राइट। सो दे हैव टू वेरीफाई द, वैलिडेट द क्लेम। राइट। क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स वेंडर्स को ऑनबोर्ड करते टाइम कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो मांगते हैं वो प्लेटफॉर्म्स, जितने भी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, एंड प्रोडक्ट्स ऑथेंटिसिटी या कंप्लाइंस और ब्रांड क्लेम्स को वेरीफाई करने के लिए व्हाट आर द प्रोसेसेस एक्चुअली दे टेक? राइट। सो इसके लिए ना बेसिकली क्या है कि ये सेक्टर स्पेसिफिक है बेसिकली, क्योंकि एक एग्रीगेटर के पास तो काफ़ी वैरायटी आएगी, फाइन। तो वहाँ पे उसको एक सेक्टर स्पेसिफिक होके चलना है कि किस सेक्टर के अंदर वो अपने ब्रांड्स को ऑन बोर्ड कर रहा है। तो अगर आप 10 डिफरेंट सेक्टर्स को आप अपने प्लेटफॉर्म पे ऑन बोर्ड कर रहे हैं तो सबकी चेकलिस्ट भी अलग अलग बनेगी, वेयर बाय यू हैव टू वेरीफाई कि अगर वो एफएमसीजी है तो उसका एफएसएसआई लाइसेंस, उसका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का लाइसेंस, उसका लेबोरेटरी टेस्टिंग, क्या ये सब चीज़ें ओके हैं, प्लस उसका जो ट्रेडमार्क है क्या वो रजिस्टर्ड है, अगर वो कोई वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी कह रहा है तो क्या वो टेक उसके नाम पे रजिस्टर्ड है, पेटेंटेड है, डिज़ाइन जिसकी वो बात कर रहा है क्या उसने उस डिज़ाइन एक्ट में रजिस्टर्ड करा हुआ है, प्लस जितने भी वो ISO या BIS के क्लेम्स कह रहा है। तो यू हैव टू एज एन एग्रीगेटर हैज़ टू वेरीफाई, वैलिडेट कि ये सारे क्लेम ओके हैं या
नहीं है. अगर वो प्री नहीं करके सीधा उसको बेचेगा, अगेन इट्स अ लॉस टू द एग्रीगेटर. क्या क्विक कॉमर्स इज द गारंटी ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग ऑथेंटिक? The quick answer is no. Quick commerce is having no authenticity because we know there are a lot of quick commerce nowadays जो कि एक small segments में भी काम कर रहे हैं and they are selling the product like anything. आया onboard करा और sale करा. They are not validating or they are not checking. So as a customer, I also have to believe the aggregator. I have to also see the credential of the aggregator from whom I am taking the product or the service. Otherwise, so it is again my loss. The customer has to be aware before selecting the quick commerce from where I am buying the product. सो नाउ आई जस्ट वांट कि आप एक मैसेज कोई भी जो फाउंडर्स हमारे देख रहे हैं इस एपिसोड को, उनके लिए एक मैसेज दें दैट व्हाट लीगल अप्रोच दे शुड टेक फ्रॉम द डे वन इफ दे वांट टू गो टू द आईपीओ. Right. So first of all, I would like to say thanks to you, ma'am, for inviting me as a guest to your My Startup Story. It's My really a honor. wonderful platform, and I'm really liking the interaction and the quality of the question which you have asked. It's really wonderful and helpful to your audience. And as far as the message is concerned, so my message to all the founders who have already founded their startups or about to start. So firstly, have your complete and neat research of your brand, make your vision clear, consult or be in touch with the proper law firm or the professionals so that all your legalities can be taken care right from the very first day. अगर आप वो very first day से if you are there on the right platform, आप legal सारे compliance पूरे करके चलोगे, your vision is clear, तो आपको एक यूनिकॉर्न बनने से कोई भी नहीं रोक सकता. तो माय सिंपल क्लियर मैसेज कि डोंट गो इन अ रश, जस्ट टेक सम टाइम, put some investment into the legality of the thing so that each and every paper should be neat and clean as per the requirement of the respective law, be it income tax, be it GST, be it Companies Act, or be it any act applicable in India. And then our good wishes are there with you so that you can very soon become the unicorn. Alright, sir. Thank you so much for such an insightful discussion. एंड टू द ऑडियंस जो अभी हमें देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल एज वी प्रॉमिस्ड अर्लियर ऑल्सो कि जब हम मोनेटाइज हो जाएंगे द 50% ऑफ द अमाउंट विल बी शेयर्ड विद द एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स. मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम.